नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसए न्यूज। मैं सर्वेश कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी और खास खबर। माता सावित्रीबाई फुले का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्म दिवस। महिला शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फुले का जन्मोत्सव उन्नाव जनपद के नगर पंचायत रसूलाबाद में स्थित गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल के प्रांगण ग्रेट सम्राट अशोक न्यूज कार्यालय संबोधि पुस्तकालय ARS टावर गदन खेड़ापुरा बरौना सहित देश के कोने कोने में मनाया गया नारी शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस। गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर अजय मौर्य के नेतृत्व में गोविंद कुमार के सहयोग से विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने माता सावित्रीबाई फुले का जन्म उत्सव मनाया, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय पिछड़ा शोषित समाज संगठन, मानव विकास संस्थान, बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा, अशोक द ग्रेट चैरिटेबल ट्रस्ट सहित कई संगठनों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ महामानव गौतम बुद्ध, ज्योतिबा राव फुले, नारी शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फुले, संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समक्ष कैंडल जलाकर व पुष्प अर्पण कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोविंद कुमार गौतम ने किया तथा कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट रतन सेन ने किया एवं सभी संगठन के वक्ताओं ने बारी बारी से लोगों को संबोधित करते हुए माता सावित्रीबाई फुले के चरित्र पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में डॉक्टर जीपी मानव अध्यक्ष संस्थापक मानव विकास संगठन, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जिला प्रभारी भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन, राजकुमार गौतम जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, सूर्यपाल सेवानिवृत्त शिक्षक, बालकृष्ण पूर्णकालिक प्रचारक बामसेफ, अशोक द ग्रेट चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक रामकुमार एवं जिला सचिव आशीष कुमार, आशा देवी, सुनीता राधा उन्नावी गायिका, सुशीला देवी, प्रगति मौर्य, दिव्या मौर्य, भाषा मौर्य, सरजू प्रसाद मौर्य, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारी शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फुले के जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। इधर देखिएगा दादा थोड़ा। का प्रयोग किया था। नमस्कार, मैं राममिलन मौर्य। आज उन्नाव जनपद के विकास खंड मियागंज के अंतर्गत नगर पंचायत रसूलाबाद में खड़ा हूं और यहां पर गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल में माता सावित्रीबाई फुले के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और माता सावित्रीबाई फुले के जन्मोत्सव में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर बहुजन समाज के लोगों ने हिस्सा लिया है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को जागरूक करने का कार्य किया और शिक्षा की महिलाओं में अलग जगाने का कार्य अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम भारत में माता सावित्रीबाई फुले ने ही किया। और यहाँ पर अगर कार्यक्रम में भाग लेने की बात रही तो वहां पर सभी लोगों को होना चाहिए था, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं और चंद लोगों ने ही भाग लिया है और ज्यादा से ज्यादा मूल्यवासी समाज और बहुजन समाज के लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। तो आइए देखते हैं शिक्षा की मसाल को जलाए रखने के लिए। तो सुशीला जी उनका माल्यार्पण कर माला पहनाकर स्वागत करें। श्रीमती सुशीला जी अब हमारे बीच में है राधा जी। राधा जी आए और उनको फोटो दे करके फोटो लाइए। तुम इधर आओ, जरा इधर आओ, इधर आइए, सहयोग करिए। राधा जी राधा जी श्रीमती सुशीला जी को फोटो देकर के सम्मानित करें। राधा जी अब हमारे बीच में हैं आदरणीय राम नरेश जी, वहां हैं और सुनीता जी को चादर डालकर सम्मानित करें। राम नरेश जी
आज माता सावित्रीबाई फुले के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल में जो मनाया जा रहा था, और इसमें विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए हैं, जिसमें हमारे साथ आज डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी हैं, जो भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के जिला प्रभारी हैं। और आइए जानते हैं कि आज माता सावित्रीबाई फुले के जन्मोत्सव और उनके विचारों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था, और उसके बाद में इनके पति ज्योतिराव फुले जी जब शिक्षा शुरू किया है तो वहाँ स्कूल से इनको निकाला गया। उसके बाद फिर दूसरी जगह पढ़ने गए। ऐसे तो बहुत मेधावी छात्र थे। इस प्रकार से होते होते तो उसके बाद जब ये 13 साल हो गए थे, तब माता सावित्रीबाई के साथ 9 साल की उम्र में शादी हुई। फिर इनको आर्यों के दबाव में इनको घर से निकाला गया, तो सावित्रीबाई उनके पीछे निकल ली। फिर एक ये शेख फातिमा शेख के घर गए पिताजी के वहाँ, उन लोगों ने इनको रखने के बाद ज़मीन दिया, तो इन्होंने स्कूल बनाया। बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए स्कूल खोला और उसको चलाया। पानी पीने है तो उन्होंने अपने मकान के उसमें स्कूल में उन्होंने कुआं खोद करके पानी पीने की व्यवस्था की ज्योतिराव फुले ने। तो सावित्रीबाई फुले स्कूल पढ़ाने जाती थी तो घूंघट नहीं निकालती थी, तो उन पर डुंगरिया फेंकी जाती थी, गोबर फेंका जाता, कीचड़ फेंका जाता था। उसके बाद फिर दूसरे दिन से अपनी धोती दूसरी साड़ी ले जाती रही और ले जा करके वहाँ शिक्षा पढ़ाती रही। वो उनकी सहयोगी शेख फातिमा का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रकार से ये बहुत ही संघर्ष किया है ज्योतिराव फुले ने। महाराष्ट्र में पहली बार 1920 स्कूल चला रहे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आए थे, तो ये समझ लीजिए उन्होंने आए हैं। उसके बाद बहुत बड़ी कमेटी बनी थी, उसके बाद एक छोटी कमेटी लिमिटेड बनी थी। उसके बाद इनको भारत का संविधान लिखने को दिया गया। 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, और उसके बाद इसको छोड़ दिया। 26 जनवरी 1950 से ये पूर्णतः लागू हुआ। मनुस्मृति उन्होंने जलाया। इस प्रकार से हमारा देश चल रहा है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को घर से बाहर निकाल दिया गया था, तो क्या कारण रहा कि उनको घर से बाहर निकाला गया? उनको इसलिए निकाला था, वो शिक्षा की वजह से दूसरों ब्राह्मण बात नहीं मानते थे। ब्राह्मण उनको दबा रहे थे उनके पिताजी को, तो इसलिए इनको निकाला गया था। अच्छा, लेकिन इतिहासकारों ने बताया है कि माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले कि केवल शिक्षा के लिए कार्य कर रहे थे, जिस वजह से उनके माँ बाप ने खुद या मनवाद से प्रताड़ित थे, इस वजह से निकाला गया। क्या कहना चाहेंगे? उनके दबाव में वो नहीं चाहते थे कि इस प्रकार शिक्षा फैलाए और लड़कियां शिक्षा पाए। क्यों? लड़कियों पर शिक्षा महिलाओं के लिए बिल्कुल वर्जित थी। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो आगे उसका परिवार बढ़ जाएगा, शिक्षा विस्तार होगा। इसलिए और जैसा कि आज देख रहे थे सभी लोग, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पुरुष शामिल थे, और माता सावित्रीबाई फुले का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत ही कम थी। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाजिरी कम इसलिए थी कि असल में अभी हमारी महिलाओं को, हमारे लोगों को सारी पूरी जानकारी नहीं है। धीरे धीरे जानकारी में कुछ समय लगेगा, लगते लगते तभी बढ़ेगा कारवां आगे। तो जैसा कि आपने बताया अभी कि धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर पुरुष बल ज़्यादा संख्या में था, और क्या आप जब तक पुरुष अपने साथ में महिलाओं को नहीं लाएंगे, अब पुरुष ही जागरूक करने का कार्य करेंगे, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन शादियाँ कर रहा है। हमारे संपादक जी लड़के की शादी हम तय करा रहे हैं अपने संबंध में। वो कहते 25 बाराती होंगे तो 25 बाराती पुरुष होंगे तो 25 महिलाएं होंगी। जिनके महिला नहीं होगी उनको हम बारात न्योता नहीं देंगे। इस प्रकार से इसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है कि महिलाओं की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। जब तक इनकी भागीदारी नहीं होगी तब तक पूजा पाठ दुनिया के पाखंड फंसी रहेंगी, शिक्षा तरफ अग्रसर नहीं हो पाएंगे। और इसी कड़ी में हमारे साथ में हैं मानव विकास संगठन के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर गुरुप्रसाद मानव जी। आप माता सावित्रीबाई फुले के जन्मोत्सव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन आज है, और यहाँ पर हमारे साथी लोग, कई संगठनों के लोग मिलकर के यहाँ पर मना रहे हैं।
और माता सावित्रीबाई फूले जी और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी पति पत्नी दोनों। बात अभी हमारे यादव जी ने जैसे बताया कि उनको शिक्षा से वंचित करने के लिए ब्राह्मणों ने जाल रचा था, इसलिए वहाँ पहले विद्यालय से निकाला गया। फिर वो जब पढ़ रहे थे तो एक तो स्त्री शूद्रो नाधीयताम, स्त्री और शूद्रों को विद्या मत दो, ऐसा जो ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा था उसके अनुसार पेशवा जो ब्राह्मण सबसे ऊंचे माने जाते थे महाराष्ट्र में, उन ब्राह्मणों ने एक पंचायत की और इनके परिवार का पूरा बहिष्कार कर दिया, हुक्का पानी सब बंद कर दिया। बेचारे परेशान हो गए। तब ज्योतिराव फूले जी के पिताजी जो सेतीबा थे, बाबा थे, ज्योतिराव फूले जी के जो बाबा थे सेतीबा जी, और उनके भाई राजा राम जी और सभी मिल करके पंचायत किया कि गलती तो केवल बेटा और बहू ने किया है, हम पूरे परिवार क्यों प्रताड़ना झेलें। इसलिए वो फिर पुनः दूसरे दिन चौधरी के पास गए और कहा कि अगर आप मेरी बात मान लें कि हम बेटा और बहू को घर से निकाल दें तो अच्छा नहीं रहेगा। इस शर्त पर ब्राह्मण तैयार हो गए और उन्हें घर से निकालना पड़ा। जब घर से निकल पड़े तब उनकी मदद करने के लिए, जैसा बताया, उस्मान शेख भाई ने कुछ मदद की और वहां पर विद्यालय खुला। सन 1848 का वह दिन जो शूद्र कन्या विद्यालय प्रथम खोला गया, उसका नाम ही रखा गया था शूद्र कन्या विद्यालय, और जिसमें उसके बाद 1850 में दूसरा विद्यालय खोला गया। इस तरह से माता सावित्रीबाई फूले के जो बारे में बताया, ये अक्षरशः सत्य है कि पहले तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इसीलिए ब्राह्मण और जलते थे कि एक तो हिंदू धर्म का कानून इसने फूले ने तोड़ा है कि स्वयं पढ़ा, और दूसरे स्त्री को पढ़ा रहा है, इसलिए घर से निकाला गया। जब ये पढ़ लिख गए तो इन्होंने जो स्कूल खोला उसमें सावित्री माता जी पढ़ाती थी और उनकी जो सहेली के रूप में फातिमा माता थी वो भी पढ़ाती थी। अब वो कष्ट इनके ऊपर दिए गए कि कितनी फप्तियां कसते थे, जैसा बताया हमारे यादव जी ने कि मतलब कीचड़ फेंका जाता था, गंदा विष्टा तक फेंकते थे, पत्थर मारते थे, और वो दूसरी साड़ी गंदी हो जाने के कारण दूसरी साड़ी जो झोले में डालकर ले जाती थी वहाँ पहन करके तब पढ़ाती थी। इस तरह से केवल शिक्षा की ज्योति जलाना ही नहीं था, साथ में अन्य उन्होंने जो सामाजिक कार्य थे वो करना प्रारंभ किया। जैसे विधवा विवाह उसको शुरू करवाना, और सबसे बड़ा काम जो सावित्री माता और फूले जी ने किया था कि उन दोनों पति पत्नी ने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा किया था कि हम कोई अपना बच्चा नहीं पैदा करेंगे और हमारा जो ये समाज है इसी को हम शिक्षित करेंगे। इसलिए अंततः बाद में उन्होंने एक जब विधवा विवाह का शुरू कर रहे थे, विधवाओं की कोई इज्जत नहीं समाज में होती थी, तो एक विधवा ब्राह्मणी जो थी उसको उन्होंने, उससे जो बालक पैदा हुआ था उसको उन्होंने गोद लिया था, जो यशवंतराव उनका नाम था, जो फूले जी के न रहने पर माता सावित्रीबाई फूले और यशवंतराव के साथ मिल करके अस्पताल खोला। और उसी समय मार्च 10 मार्च और 1897 की बात है, 1897 में अस्पताल खोला था, और उस दौरान प्लेग की महामारी फैली थी, तो ये सबकी सेवा करती थी। एक अछूत बालक था जिसके सेवा के कारण इनके भी वो छूत लग जाने से प्लेग की बीमारी में माता सावित्रीबाई का निधन हुआ था। इस तरह से जो शिक्षा, वाकई शिक्षा की ज्योति जलाने वाले हमारे सावित्रीबाई फूले जी और महात्मा ज्योतिराव फूले जी और फातिमा शेख जी, जो एक लाइन खींची थी, आज बाबा साहब अंबेडकर ने उन महात्मा फूले जी को अपना गुरु माना और इसीलिए संविधान में सबको शिक्षा का अधिकार दिया। कोई
किसी को भेदभाव नहीं लिखा कि नहीं ये पढ़ सकता कि नहीं पढ़ सकता। इसीलिए मनु विधान को खत्म करके संविधान में सबको बराबरी का हक दिया। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय एवं ज्ञान विज्ञान के आधार पर जो संविधान लिखा और संविधान सभा के द्वारा जो लोकतंत्र कायम किया, उसमें सारा जो मनु विधान था उसको खत्म कर दिया। और इसीलिए आज अगर लोग थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं कि नहीं, हाँ किसी ने हमारे लिए किया है। काल्पनिक देवी जिसको हम जन्म से और जन्म के बाद से जानते आए हैं, माता सरस्वती के बारे में पढ़ा, विद्यालय में सीखा, समझा, लेकिन बाद में पता चला कि वाकई हमारी असली देवी, असली माँ या ज्ञान का बढ़ावा देने वाली तो सावित्री माता है। इसलिए हम लोग उस काल्पनिक देवी पर विश्वास नहीं करते हैं जितना कि माता सावित्री बाई फुले के ऊपर विश्वास करते हैं। तो जब तक हम इस आंदोलन को घर घर नहीं पहुंचा लेंगे, तब तक हमारा बाबा साहब का जो सपना था कि शिक्षित करो, ये पूरा नहीं होगा। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि इस बहाने से, और जो अभी एक सवाल किया था यादव जी से कि इस कार्यक्रम में महिलाएं क्यों कम हैं, उसका कारण है, एक तो हम महिलाओं को ले नहीं जाते हैं, दूसरे दूरी के कारण, तीसरे कई काम उनके ऊपर ही लदे रहते हैं। अभी भी हमारे यहाँ समानता का अधिकार होने के बाद भी पुरुष प्रधानता झलकती है। उदाहरण के लिए हम किसी के घर जाते हैं तो माँ क्या कहती, भाई और बहन दोनों पढ़ रहे होते हैं, लेकिन माँ कहती है बेटी सर आ गए हैं, चाय बना लाइए। बेटा से कभी नहीं कहती। बेटी की पढ़ाई उसी जगह, किताब कापी बंद हो गई और बेटा पढ़ता रहता है। तो यहां भी अभी भेदभाव है। जब तक हम यह शिक्षा जो बराबर, जैसे फूले जी के कंधे से कंधा मिला करके माता सावित्री बाई फूले जी चलती रहीं, बराबर उनको समझा, बराबर उनको महत्व दिया फूले जी ने, उस तरह से जब हम अपनी अपनी जीवन संगिनी को महत्व देंगे, तब जा करके ये कामयाबी होगी। और हम अपने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने अपने घरों में माता सावित्री बाई फूले की, फूले और ज्योतिबा फूले की, बाबा साहब की, बुद्ध भगवान की, और जितने ऐसे हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने समाज को उठाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, ऐसे महापुरुषों का, ऐसे संत गुरुओं का, ऐसे क्रांतिवीरों का जब तक हमारे घरों में चित्र नहीं लगेंगे, हमारे घर में इनके चित्र लगे, छोटे छोटे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो भी कहते जय भीम, वो कहते ये बाबा साहब हैं। तो जब तक हमारे नया हम पौध रोपेंगे नहीं, तो आगे चल करके क्या हमारी कामयाबी होगी। तो हमारी ये कमियां हैं जो हम अपने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं को लाते नहीं हैं कहीं भी। ठीक है, बहुत दूर है, मान लीजिए हम आ रहे हैं 50 किलोमीटर दूर से आए, हमारी पत्नी नहीं आ सकती, अगर की जो हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां हैं, सबको शामिल करना जरूरी है। इस तरह से हमारा मिशन कामयाब होगा। जैसा कि आपने बताया कि कहीं अधिक दूरी हो जाती है तो कहीं पर बच्चियों को से काम लिया जाता है, घरों में पढ़ाई के समय उन्हें पढ़ाई डिस्टर्ब किया जाता है किसी मेहमान के आने पर। और आप भी एक मानव विकास संस्थान चला रहे हैं, तो आप अपने संस्थान के माध्यम से महिलाओं की कितनी भागीदारी ले रहे हैं अपने संस्थान में? हमारे संस्थान में महिलाएं जितने हम कोशिश करते हैं, कई महिलाएं हमारी पदाधिकारी भी हैं, और कोशिश करते हैं जहाँ कार्यक्रम लगते हैं वहाँ पर महिलाओं की संख्या कम से कम ना अधिक सही तो आधी हो जाए। कम से कम हम प्रचार प्रसार करते हैं वहाँ लोकल में, जो जहाँ नज़दीक है, जिस गांव में है, जिस शहर में, वहाँ की महिलाएं वहाँ उपस्थित होती हैं। धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में आज जैसा कि सभी लोग देख रहे थे, अगर 120 के करीब पुरुषों की संख्या थी, तो वहीं महिलाओं की अगर संख्या देखें हम तो मात्र 5-6 महिला शक्ति ही उपस्थित थी। और
महिला शक्ति का ही जन्मदिन मनाया जा रहा है। महिलाओं की इतनी बड़ी कमी, यह संदेश समाज में क्या संदेश जाएगा इसका? यह बात सत्य है कि इसका असर जो समाज पर पड़ना चाहिए वो प्रतिकूल पड़ेगा, अनुकूल नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिस के लिए हम कर रहे हैं, जिस मातृशक्ति को, जिस नारी समाज को जगाने का माता सावित्रीबाई फुले का मिशन था, उससे हम भटके हुए हैं। और इस भटकाव का कारण है यहाँ पर भाई, जहाँ तक मानव विकास संस्थान की बात है, ये हमारा निजी कार्यक्रम नहीं था। यहाँ पर हमको इनवाइट किया गया था, इसलिए हम अपने मतलब महिलाओं को या इधर हमारे कार्यकर्ता जो हैं लोकल के, उनको, क्योंकि यहाँ के जो आयोजक महोदय ने कहा था ज़्यादा लोगों को सर बुलाना नहीं, बताना भी नहीं है। हम कहा ठीक है भाई, आपका आयोजन है, इसलिए यहाँ पर मुझे वैसे तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब हमको केवल इनवाइट किया गया था। यहाँ के हमारे कई कार्यकर्ता बिना बुलाए हुए पधारे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ कई लोगों से पता चला कि नहीं भाई वहाँ कार्यक्रम, हमको जानकारी नहीं, तो हम कहा नहीं भाई, तो मैंने बताया, डॉक्टर रमाशंकर जी से भी बात हुई, उधर लकलसरा के एक सज्जन हैं, इधर देवगांव के एक सज्जन हैं कुशवाहा जी, उन्होंने भी बताया। तो हाँ, आए थे वो लोग, लेकिन उनको कहीं से खबर मिल गई, तो वो नाराज व्यक्त कर रहे थे कि यहाँ हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, हमको पता नहीं है। तो हमका मजबूरी है कि भाई जब यहाँ पर मना किया गया है कि ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करना, इस वजह से हम अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बोल पाए। अच्छा, आप संस्थान के माध्यम से महिलाओं शक्ति एवं बालिकाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं या शिक्षा के प्रति कुछ कार्य कर रहे हैं? जहाँ जहाँ पर कुछ जगहों पर हमारे जो मतलब गाँव में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको हम कोचिंग दिलवा रहे हैं, फ्री पढ़वाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अपन कक्षा 10वीं और 12वीं 8वीं के बच्चे जो पास होते हैं, उनको हम प्रोत्साहन स्वरूप अपने संस्था का प्रमाण पत्र और प्रोत्साहन राशि भी देते हैं। महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप कार्य कर रहे हैं, तो इस सराहनीय कार्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष। धन्यवाद सर मौर्य साहब। और हमारा निश्चित रूप से विचार यही है कि महिला समाज में हमारी जितनी घुसपैठ हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जब तक हम महिलाओं को नहीं सुधार सकते तब तक ये मिशन कोई भी पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा दारोमदार हमारी माँ बहनों पर है। चाहे वो अंधविश्वास पाखंड की बात हो, चाहे सामाजिक कुरीतियों की बात हो, चाहे जन्म से लेकर के मृत्यु संस्कार तक जितने भी हमारे मनवादी सिस्टम के आधार पर यानी संस्कार हो रहे हैं, उनको जब हम कहीं रोक टोक, बच्चा घर में बीमार होता है, हम कहते डॉक्टर के पास नहीं, वो उनकी सहेली कहती नहीं, वो गुड़िया बाबा, वहाँ गुड़िया बाबा के पास चलो और वो झाड़ फूंक कर देंगे, ठीक हो जाएगा। न मानने पर आपस में अनबन होती है। उसका कारण मात्र ही अशिक्षा है। पढ़ी लिखी भी है, लेकिन वो विद्यालयी शिक्षा है। हमारे समाज में सामाजिक शिक्षा की कमी है, क्योंकि हमारे जो सामाजिक महापुरुष हैं उसका एक तरह से हमारी मनवादी शासक जातियों ने शिक्षा का घोटाला किया है। जैसे इतिहास का घोटाला किया, उसी में शिक्षा का घोटाला भी किया है। इस वजह से हमारी शिक्षा की ज्योति कमजोर हो गई है, धीमी हो गई है। उसमें लव अधिक दे, इसके लिए हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी जा करके हम कामयाब हो सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। डॉक्टर साहब, आप गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल देसाई नगर के प्रबंधक हैं और आपके स्कूल में आज शिक्षा की ज्योति जलाने वाली माता सावित्रीबाई फुले के जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया है। तो ये कार्यक्रम किस संगठन और किन उद्देश्यों को लेकर मनाया गया है, और इस संगठन कार्यक्रम के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं?
ये आज सबसे पहले आज से लगभग 100 साल के पहले आधुनिक भारत की जन्मदायिनी और शिक्षा की अलग जगाने वाली माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को एक निर्धन परिवार में हुआ था और इनकी शादी मात्र 9 साल में ज्योतिबा फुले के साथ होती है। उस समय खासकर औरतों के लिए शिक्षा की बिल्कुल मनाही थी, चाहे जिस भी समाज की स्त्री हो या बेटी हो, उसको शिक्षा के लिए कानून रोक थी। तो देश अपना उस समय अंग्रेजों के अधीन था। तो सबसे पहले ये ज्योतिबा फुले उस समय आधुनिक भारत के सबसे पढ़े लिखे यानी ग्रेजुएट थे और उन्होंने देखा कि लोग जो काले कानून थे, लोग जो है गले में हंडी कमर में झाड़ू बांधते थे। तो ज्योतिबा फुले एक बार निकल रहे थे तो लोगों से पूछा ये आप लोग क्यों बांधे हो? तो लोगों ने कहा ये हमारा धर्म है। तो ज्योतिबा फुले का माथा ठनका कि शिक्षा बिन गति गई और गति बिन मत गई। तो उन्होंने संकल्प लिया कि लोगों को हम शिक्षित करेंगे कि जो आज ये काले कानून बने हैं उनको लोग अपना धर्म समझ रहे हैं, तो शिक्षा सबसे पहले हम लोगों को शिक्षित करेंगे। उसी के माध्यम से सबसे पहले अपनी पत्नी को शिक्षित किया और करने के बाद वो टेंड अध्यापक बनाया और बनाने के बाद जब वो माता सावित्रीबाई फुले ने पहला विद्यालय खोला तो उस समय ये स्थिति थी कि जब वो पढ़ाने जाती थी तो यही ऊंचे घर के लोग, मनवादी लोग, उनके जो है कपड़े पे कीचड़ या गोबर या टट्टी डालते थे। तो माता सावित्रीबाई फुले एक कपड़ा अपने झोले में लेके जाती थी, जो स्कूल पहुंचने पर वो बदल लेती थी और जब वापस आती थी तो वो गंदा कपड़ा पहन के वापस आती थी।